आगे बढ़ते हैं और अब बात विस्तार से करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है। ये लड़ाई काफी दिनों से जारी है और अब जो ताजा कार्यां निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक आप देखिए पिछले 10 दिनों से जो डेडलाइन दी गई है उसके बावजूद भी हमले लगातार जारी हैं। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर जोरदार हमले बोल दिए हैं और यही नहीं, ईरान ने मिडिल ईस्ट देशों पर भी हमला यहां पर किया है तो इजराइल ने 50 फाइटर जेट से ईरान पर अटैक कर दिया है। अब जरा देखिए आप इस हमले के बाद किस तरह का मंजर था। इजराइल पर क्लस्टर बम से यह हमला यहां पर किया गया है। मतलब इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि ईरान और इजराइल एक दूसरे पर जमकर मिसाइलें दाग रहे हैं, जमकर हमले कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए, इजराइल के शहर तेल अवीव को एक बार फिर से आज ईरान ने निशाना बनाया। देखा आपने कैसे धमाके की आवाज यहां पर सुनी गई। अब ये जरा आप देखिए, यहां पर सेंट्रल इजराइल में ईरानी हमले की तस्वीर है जहां पर ईरान इजराइल पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। ये जो हमले आप देख रहे हैं इसको बकायदा गिन रहा है ईरान, और ईरान ये कह रहा है कि ये हमलों की 84वीं खेप थी और ईरानी सेना ने इसका बकायदा वीडियो जारी किया है कि किस तरह से ये हमले यहां पर किए जा रहे हैं। तो ईरान के जो हमले हैं उसमें कितनी मिसाइलें ईरान दाग रहा है इसका अंदाजा आप लगाइए कि इजराइल ने ईरान के हमलों को इंटरसेप्ट किया है और आसमान में ही ये जो कई मिसाइलें थी इसको नष्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद कई मिसाइलें जाकर गिरी हैं इजराइल के अंदर। देखा आपने, तो इंटरसेप्ट कर रहा है इजराइल, लेकिन उसके बावजूद किस तरह जमीन पर हकीकत देखने को मिल रही है इजराइल में वो आप देखिए। ईरान के कुछ मिसाइल ड्रोन इजराइल के कई इलाकों में जाकर गिरे और इससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। वैसे ईरान यहां पर दावा कर रहा है कि वो अमेरिकी ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को यहां पर निशाना बना रहा है, लेकिन इजराइल का यह कहना है कि रिहायशी इलाकों में भी ईरान ने हमले किए हैं और इससे कई जगहों पर तबाही के मंजर देखने को मिले हैं। तो लगातार जो ईरान के हमले हैं उसमें आप देखिए कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक शख्स की मौत भी हो गई है और तेल अवीव में हुए इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो
तो भयावह तस्वीरें हैं जो लगातार इस लड़ाई के बीच यहां पर देखने को मिल रही हैं। इजराइल ने ईरान पर 50 फाइटर जेट से हमला बोला, परमाणु प्लांट और स्टील प्लांट को भी निशाना बनाया गया। ये इस्फहान में हमले की तस्वीर है जो आपके सामने है। उधर आप देखिए इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए हैं और हमले के बाद तेहरान यूनिवर्सिटी का क्या हाल था वो जरा आप यहां पर देखिए। ये मलबे में तब्दील हो गई तेहरान में मौजूद यूनिवर्सिटी है जब इस पर आकर मिसाइल गिरी इजराइल की तरफ से। देखा आपने यहां पर किस तरह के हमले जारी हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह से बर्बाद तबाह उन्होंने कर दिया है, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, काफी वायरल है ये तस्वीर जिसमें ईरान ने इस दौरान इजराइल का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। अपने जवान के जूस पीते और हमला करते हुए ये वीडियो जारी किया गया है। लड़ाई इतनी विकराल है कि पूरी दुनिया की टेंशन इसने बढ़ा दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो इस लड़ाई में सीधे शामिल हैं, उनका अंदाज अगर आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या कर रहे हैं। अब देखिए जरा, ट्रंप जो है वो बेहद कूल अंदाज में, मस्ती के अंदाज में नजर आ रहे हैं। आज फिर उनके डांस का वीडियो सामने आया। जंग को लेकर ट्रंप बार बार डेडलाइन रख रहे हैं, लेकिन जंग खत्म होने की जगह और तेज होती जा रही है। ट्रंप बार बार शांति प्लान और सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। ऐसा जश्न मना रहे हैं मानो उन्होंने जंग जीत ली और ईरान को झुका दिया है। लेकिन ईरान फिर आग बबूला है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर वो मिसाइल और ड्रोन की बरसात करने लगा है। सऊदी अरब से लेकर यूएई तक अमेरिकी अड्डों को ईरान ने धुआं कर दिया है। ईरान ने यह हमला किया है नेतन्याहू के उस कदम के बाद जिसमें ट्रंप तो सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल फायर पर फायर कर रहा है। ईरान के परमाणु और स्टील प्लांट पर 50 फाइटर जेट से हमला कर दिया गया, तो ईरान भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और ईरान का साथ देने के लिए हूती विद्रोही जंग में कूद पड़े हैं और कह दिया है कि जब तक दुश्मन झुकेगा नहीं, हमारा हमला रुकेगा नहीं। अब देखिए किस तरह से हमलों का सिलसिला जारी है, ये जरा आप जान लीजिए। ईरान के बुशहर में परमाणु प्लांट पर जो है वो हमला किया गया। इजराइल डायरेक्टली निशाना कर रहा है ईरान में, और उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जिनको टारगेट किया गया। पिछले 10 दिनों में परमाणु प्लांट पर यह तीसरा हमला था, जिससे भारी नुकसान होने की आशंका यहां पर है। ईरान ने इस हमले को लेकर एक बयान यहां पर जारी किया है। क्या कहना है ईरान का? ईरान का यह कहना है कि इस हमले में जो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसको कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। इसके अलावा साथ ही किसी तरह का रेडिएशन लीक भी नहीं हुआ है, क्योंकि रिएक्टर को कोई नुकसान इस हमले में नहीं पहुंचा है। इसके अलावा आप देखिए रिएक्टर सामान्य रूप से काम कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसको नुकसान होता है तो इससे भारी जो असर है वो देखने को मिल सकता है। परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने भी इस हमले की पुष्टि की है कि यहां पर हमला किया गया है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने हमले को लेकर बाकायदा चेतावनी यहां पर जारी कर दी है। क्या कह रहे हैं वो? उनका कहना है कि अगर हमले में किसी रिएक्टर को नुकसान होता है तो यह बड़ी परमाणु दुर्घटना का कारण बन सकता है। और इजराइल ने ईरान के 2 स्टील प्लांट को भी इसके अलावा निशाना बनाया। सिर्फ एक यही जगह नहीं थी, इसके अलावा कहां हमले किए वो भी आप जानिए। खुजेस्तान स्टील प्लांट और मुबारके स्टील प्लांट पर हमला इजराइल की तरफ से किया गया। ये दोनों ही जो प्लांट हैं वो ईरान के बड़े कारखानों में शामिल हैं, और इससे ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उसको भारी नुकसान हो सकता है। यानी आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी चोट ईरान को लग सकती है। साथ ही ईरान की स्टील इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है, उसका प्रोडक्शन रुक सकता है। इस हमले का आदेश इजरायली PM नेतन्याहू ने खुद दिया था। यानी इजराइल अब सीधे ईरान को जो है वो टारगेट कर रहा है, और इजराइल की तरफ से हमले यहां पर किए जा रहे हैं सीधे तौर पर। इजराइल ने 3 हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी यहां पर हमला किया।
यानी हथियारों की क्षमता को भी ईरान की कमजोर करना चाहता है इजराइल। बैलिस्टिक के साथ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के पुर्जे बनाने वाली ये फैक्ट्रियां थीं जिनको यहां पर टारगेट किया गया। अराक में मौजूद हैवी वाटर प्लांट पर भी हमला यहां पर किया गया और यज़्द में इजराइल ने परमाणु प्लांट को भी यहां पर टारगेट किया है। यहां पर यूरेनियम संवर्धन के लिए जरूरी विस्फोटक सामग्री जो है वो तैयार की जाती है। इसके अलावा इजराइल ने 50 फाइटर जेट से, आप सोचिए 50 फाइटर जेट दाखिल होते हैं और वो हमला करते हैं ईरान के ठिकानों पर। ईरान ने इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहा है ईरान? ईरान का यह कहना है कि इजराइल को कड़ा जवाब इसका दिया जाएगा, इसकी चेतावनी वो दे रहे हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर इजराइल ने यह हमला यहां पर किया है और इस हमले के बाद आप सोचिए ईरान सीधा यहां पर चेतावनी दे रहा है, लेकिन इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आप जरा देख लीजिए। ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं और मार्को रूबियो अमेरिका की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो आपको दिखाता है। अमेरिका और इजराइल ने नरसंहार के इरादे से हम पर हमला किया है। जानबूझकर अस्पतालों, एम्बुलेंस और वाटर प्लांट को निशाना बना रहे हैं। उनका ये हमला अमानवीय और युद्ध नियमों के खिलाफ है। 27 दिनों की लड़ाई में अमेरिका और इजराइल ने पूरे ईरान में 600 से ज्यादा स्कूल गिरा दिए हैं और इन हमलों में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट और टीचर मारे गए हैं। वाशिंगटन बिना किसी ग्राउंड ट्रूप्स के ईरान में अपने मकसद पूरे कर सकता है। ये लंबा संघर्ष नहीं होगा, बस कुछ हफ्ते में मिशन पूरा होगा। ईरानियों के लिए परमाणु हथियार हासिल करना पागलपन होगा। जरा सोचिए ये लोग अपने मौजूदा हथियारों से क्या क्या कर सकते हैं। ये दूतावासों पर हमला करते हैं, होटलों को निशाना बनाते हैं। सोचिए अगर इन कट्टरपंथी पागलों के पास दुनिया को धमकाने के लिए परमाणु हथियार आ जाए तो क्या होगा। हमारी दुनिया संभावनाओं से भरी है, लेकिन इसमें गंभीर चुनौतियां भी हैं। इन दिनों ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध को हम इसी रूप में देख रहे हैं। अभी तक बुशहर के परमाणु प्लांट पर असर नहीं पड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसके पास जिस तरह के हमले और सैन्य गतिविधियां हुई हैं, उससे खतरा बढ़ गया है। देखिए, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान इसका दायरा और बढ़ा रहा है। ईरान का मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला लगातार जारी है और कई देशों पर ईरान ने किए हैं। उसमें आप देखिए एक साथ हमला बोला है जो नजदीकी पड़ोसी मुल्क है। कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला कर दिया है। इस एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ इस हमले के बाद। حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حتى المطر والغيم نعمة ربي اللي احنا ننتظره لوثوه لنا هالدخان। उधर ओमान में भी ड्रोन से अटैक किया गया। ईरान के इस ड्रोन हमले के बाद अफरा तफरी यहां पर मच गई और इस हमले में भी बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है और कुछ लोग घायल भी यहां पर हुए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट देश बहरीन में भी ईरान ने जोरदार हमला कर दिया। इस हमले को जरा आप देखिए कितना भयानक ये हमला था और कल ही ईरान ने दुबई और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करने की चेतावनी दी थी। उसके बाद ये हमला यहां पर कर दिया गया। बहरीन में ईरान के हमले की ये दूसरी तस्वीर है जो आपके यहां पर सामने है, जहां पर अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया है। तो देखा आपने जो धमकी ईरान लगातार दे रहा है कि वो तमाम मुल्क जो अमेरिका को सहायता देते हैं या किसी तरह से उसका सहयोग करते हैं उनको वो निशाना बनाएंगे, तो वो उनको टारगेट अप कर रहा है। एक और देश आप देखिए यहाँ पर सऊदी अरब को जो है वो निशाना बनाता है अमेरिका और ईरान जो है वो सऊदी अरब को टारगेट करता है और सऊदी अरब में अमेरिका के US KC-135 को निशाना बनाने की तस्वीर उसकी तरफ से शेयर की गई है।
इसके अलावा अब आपको हम दिखाते हैं कुवैत में किस तरह से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को यहां पर टारगेट किया गया है और यहां पर ईरान ने बमों की बारिश कर दी। तो देखा आपने, ये पड़ोसी मुल्क हैं ईरान के जिनको वो निशाना बना रहा है। अब देखिए किस तरह से खाड़ी के 5 देश जो हैं वो दहल गए ईरान के हमलों में। सऊदी अरब, जहां पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 6 मिसाइल और 29 ड्रोन दागे गए हैं और इस ड्रोन और मिसाइल हमले में अमेरिका का खाड़ी में काफी अहम ये जो सैन्य अड्डा था इसको नुकसान होने की खबर मिल रही है। यहां पर F-35, F-16 और ईंधन भरने वाले जो विमान हैं वो अमेरिका के तैनात रहते हैं। ईरान के इस हमले में अमेरिका जो विमान है अमेरिकी उनको नुकसान पहुंचने की खबर यहां से आ रही है। हमले से अमेरिका के 15 सैनिक भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं और इसके अलावा रियाद की ओर जो दागी गई मिसाइलें थी वो हवा में मार भी गिराई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नुकसान यहां पर हो गया है। उधर अबू धाबी, यूएई में अबू धाबी और दुबई के पास मिसाइलों से हमला किया गया, उनको इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन उसका मलबा जब वहां पर गिरा तो कई जगह पर उससे नुकसान हुआ है। मिसाइल का मलबा गिरने से कई जगह पर जो नुकसान हुआ है वो देखा गया। इसके अलावा हमले में 5 भारतीयों को भी घायल होने की खबर निकल कर आ रही है, उनको भी चोटें आई हैं। दुबई के होटल में हमला हुआ जहां पर अमेरिकी सैनिक थे और दुबई में ड्रोन डिफेंस सेंटर को भी यहां पर तबाह कर दिया गया। इसके अलावा यूएई पर 2200 मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुका है अभी तक ईरान। आप सोचिए यहां पर कितने बड़े स्तर पर इन देशों को टारगेट कर रहा है ईरान। उधर बुर्ज खलीफा के पास भी ईरान अटैक कर चुका है। और कुवैत की अगर बात करें तो कुवैत में एयरपोर्ट पर ईरान ने ड्रोन से हमला कर दिया और इस हमले में रडार सिस्टम को यहां पर काफी नुकसान हुआ है और एयरपोर्ट जो है वहां पर फ्यूल डिपो में भीषण आग इस हमले के बाद लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। खतरे को देखते हुए कुवैत ने जो अपना एयर स्पेस था उसको तुरंत यहां पर बंद किया। और ओमान, एक और ऐसा मुल्क जहां पर ईरान ने जो है वो हमले किए हैं, वहां पर क्या हुआ है, वहां पर सलाला पोर्ट है जहां पर ड्रोन से टारगेट किया गया है और इस ड्रोन हमले में एक विदेशी कर्मचारी जो यहां पर उस वक्त मौजूद रहा होगा वो घायल हुआ है। ईरानी अटैक से क्रेन को यहां पर नुकसान पहुंचा है और ईरान ने यहां पर कहा कि अमेरिका के सपोर्ट सिस्टम पर यह हमला यहां पर किया गया है। ईरान जो है हमले जिन देशों पर कर रहा है उसमें से एक बहरीन भी है। बहरीन में क्या हुआ है आप देखिए, ईरान के हमले से बहरीन में भीषण आग लग गई है और यहां पर भी भारी नुकसान की खबर है। आग लगने के बाद सिविल डिफेंस ने इस आग पर काबू जरूर पाया, लेकिन बड़ा हमला था। बहरीन में ईंधन टैंकों पर हमले की चेतावनी यहां पर दे दी गई है ईरान की तरफ से। तो ये तमाम मुल्क हैं जो इस हमले की वजह से प्रभावित है यहां पर हो रहे हैं ईरान के, और इन देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको ईरान टारगेट कर रहा है। लेकिन इन हमलों के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आप देखिए। IRGC की तरफ से इन हमलों के बाद क्या जो है रिएक्शन दी गई है वो आपको दिखाता है। मिडिल ईस्ट में हमने अमेरिकी बेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से हुए हमले, कई अमेरिकी मारे गए हैं, जबकि घायल अमेरिकियों को पास के अस्पताल में ले जाया गया है। ईरान ने अपनी स्ट्रेटजीज में, अपने हथियारों के चयन में एक बड़ी यूनिकनेस दिखाई। उसने ये दिखा दिया है कि महंगे से महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को आप सस्ते ड्रोन्स के माध्यम से सैचुरेट कर सकते हैं और उसके बाद फॉलोअप में आपके पास प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल होनी चाहिए जिससे कि आप दुश्मन को अच्छी खासी क्षति पहुंचा सकते हैं। ईरान ने यह करके दिखाया। साथ ही साथ ये भी समझना पड़ेगा कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो सामान्य नहीं है, चाहे खैबर शेकन हो, चाहे सेजिल हो, चाहे खुर्रमशहर हो या फिर हज कासिम मिसाइल हो, ये सब अपने आप में एक यूनिक कैपेबिलिटीज रखती हैं। और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में इन तमाम मिसाइलों ने एक जबरदस्त काम किया है ईरान के पक्ष में। उन्होंने तेल अवीव समेत गल्फ के तमाम शहरों के ऊपर निशाना बनाया और सटीक निशाने लगाए। तो ये दिखा रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी और मैन्युअलिटी में ईरान ने एक अच्छा खासा प्रयास किया था जो कि सफल दिख रहा है।
तो देखा, ईरान जो है नजदीकी मुल्कों को भी यहाँ पर निशाना बना रहा है। अब सवाल यह है कि इन हमलों के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या कोई समर्थन यहाँ पर मिल रहा है ईरान को, या अमेरिका और इजराइल को लेकर लोगों का क्या कहना है, तो उस पर जरा आपको अपडेट देते हैं हम। आप देखिए यहाँ पर में ईरान के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये हुजूम आप देखिए जरा, जो सड़कों पर उतरे ईरान का समर्थन करने के लिए, हजारों की भीड़ ने इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की। लेकिन ज्यादा फिक्र की बात यह है कि जो लड़ाई है ये सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका तक सीमित नहीं है। उधर हिजबुल्लाह के निशाने पर इजराइल है और इजराइल के खिलाफ रॉकेट लॉन्च किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। तो कई सारे मोर्चे हैं जो इजराइल के लिए खुलते हुए दिख रहे हैं। अब लेबनान में आप देखिए, हिजबुल्लाह ने इजराइल के काफिले पर यहां पर हमला कर दिया और बहुत भयानक तस्वीरें हैं जो यहां से सामने आई हैं। ये तस्वीरें बाकायदा जारी की गई हैं और हमले में भारी नुकसान की आशंका है। तो हिजबुल्लाह भी लगातार इजरायली ठिकानों पर यहां पर निशाना कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक को यहां पर उड़ा दिया। ये भी आप जरा देख लीजिए, लेबनान में इजरायली टैंक मौजूद था जिस पर हिजबुल्लाह ने यहां पर निशाना लगाया। हिजबुल्लाह अगर टारगेट कर रहा है तो इजराइल भी लेबनान में लगातार हमले कर रहा है। इसमें 2 पत्रकारों के मारे जाने की भी यहां पर खबर आ रही है जो उस वक्त इस युद्ध को, यहां की स्थिति को कवर कर रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या जंग में एक नया मोर्चा खुलने लगा है। हूती विद्रोहियों ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन यहां पर कर दिया है और जंग के बीच हूतियों ने ऐसा पहली बार किया है जब इजराइल को वो सीधे टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए आप, लड़ाई यहां पर कहां से शुरू हुई थी, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच। लेकिन इजराइल कैसे यहां पर इसमें घिरा हुआ दिख रहा है। 3 मोर्चों पर इजराइल इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है। यहां पर देखिए आप, इजराइल और ईरान जो कि 1800 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर आमने सामने मिसाइलों के कैसे हमले हो रहे हैं वो हमने आपको यहां पर दिखाया। एक और मोर्चा जो है इजराइल के लिए वो लेबनान में खुला हुआ है जहां पर हिजबुल्लाह से वो लड़ाई लड़ रहा है। 100 किलोमीटर की महज दूरी है लेकिन वो भी एक बड़ा खतरा इजराइल के लिए इस वक्त यहां पर बना हुआ है। और तीसरा मोर्चा यमन से हूती विद्रोहियों की तरफ से खुल गया है। 2200 किलोमीटर की दूरी है यमन और इजराइल की, लेकिन हूती यहां पर अब इजराइल को, इजराइल के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, सीधी चुनौती दे रहे हैं कि जब तक जंग चलेगी जब तक वो टारगेट यहां पर करते रहेंगे। तो ये 3 बड़ी चुनौतियां हैं जिसका सामना यहां पर इजराइल इस वक्त कर रहा है। लेकिन इस जंग के बीच आप देखिए इन मोर्चों पर कितना नुकसान इजराइल को हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर देखना, क्योंकि अब कई जगह पर जवाब यहां पर देना होगा और वो भी ऐसे में जब ये भी यहां पर कहा जा रहा है कि हथियारों की सप्लाई और इस लड़ाई में बने रहना इन तमाम मुल्कों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते हुए दिख रहे हैं। ईरान जंग में हूती लड़ाके भी उतर गए हैं। अमेरिका ईरान की जंग में एक नया और खतरनाक मोर्चा इसके साथ यहां पर खुल गया है। अभी तक क्या हो रहा था, चुपचाप यमन में हूती विद्रोही जो है वो बैठे हुए थे, अब वो सीधे इस जंग में शामिल हो गए। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर खतरनाक मिसाइलों की बौछार कर दी है। यमन से ये मिसाइलें दागी गई और मिसाइलों के चलते इजराइल में सायरन बजने लगे। इजराइल के दक्षिण शहर बेरशेबा और आसपास हड़कंप मच गया। जंग में पहली बार हूती विद्रोहियों ने इजराइल को सीधे यहां पर टारगेट किया है। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से हूतियों के हमले को नाकाम तो कर दिया, लेकिन हूती विद्रोहियों ने इजराइल को यहां पर कहा कि यह तो केवल ट्रेलर है।
जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता इसी तरह से हमले करते रहेंगे। यमन में हूती जो लोग हैं अल्पसंख्यक शिया जैदी का हथियारबंद समूह है और 1990 में राष्ट्रपति सालेह के भ्रष्टाचार से लड़ने के हूती संगठन जो है वो बना था उस दौरान। इसका हूती नाम संगठन के संस्थापक हुसैन अली हूती के नाम पर ही पड़ा है। हूती विद्रोही जो है वो खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी भी कहते हैं। हूती खुद को ईरान का सहयोगी और अमेरिका इजराइल का दुश्मन मानते हैं। 2024 से यमन की राजधानी सना समेत बड़े हिस्से पर हूतियों ने कब्जा किया है और हूतियों के पास खतरनाक आधुनिक हथियार और अपने हेलीकॉप्टर तक मौजूद हैं। पिछले 3 साल में आप देखिए इजराइल पर 250 से ज्यादा बार हमले भी कर चुके हैं। हूती समंदर और समंदर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले करने में माहिर हैं और 2 साल में अमेरिका और इजराइल से जुड़े 100 जहाजों पर यह हमला कर चुके हैं। हूतियों की एंट्री से हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद हो सकता है और अगर ये बंद होता है तो आप सोचिए कितना बड़ा असर दुनिया भर में पड़ सकता है क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर, क्योंकि लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को हूती निशाना बना सकते हैं। इजराइल हमास जंग के दौरान भी हूतियों ने यही किया था और इस तीसरे मोर्चे के साथ ये चुनौती यहां पर पैदा हो गई है। अब आपको ये दिखाते हैं हम कि हूती विद्रोहियों की तरफ से इस मामले पर क्या कहा गया है और अमेरिका मार्को रूबियो इस पर क्या कह रहे हैं। अल्लाह सर्वशक्तिमान की कृपा से और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए यमनी सशस्त्र बलों ने दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन में संवेदनशील इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार के साथ पहला सैन्य अभियान चलाया। यह अभियान ईरान में हमारे मुजाहिदीन भाइयों और लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा किए गए वीरतापूर्ण अभियानों के साथ हुआ। अल्लाह सर्वशक्तिमान की कृपा से इस अभियान ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। ईरानी वो तो नरसंहार के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने हजारों लोगों को मार डाला है। मध्य पूर्व की हर समस्या ईरान से जुड़ी है। हिजबुल्लाह ईरान, इराक को तबाह और धमकाने वाले शिया मिलिशिया हूती ईरान, सीरिया के असद ईरान, जिधर भी देखो हर चीज के पीछे ईरान का हाथ है। तो आपने देखा ईरान, हिजबुल्लाह और हूती 3 मोर्चों पर इजराइल लड़ाई लड़ा है और ऐसे में इजराइल की सेना 900 दिनों से जंग में है और अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या इतने लंबे समय तक जंग लड़ने से इजरायली सेना थकने लगी है, क्योंकि इजराइल की सेना लगातार कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इजरायली सेना जो है वो थकने लगी है। जंग के बीच इजरायली सेना बड़े संकट से घिरी हुई दिख रही है। उसे एक साथ ईरान, लेबनान जैसे कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ एयाल जमीर ने इसको लेकर चेतावनी दी है और इजरायली सेना में घटते सैनिकों की संख्या पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाती है तो कई जगहों पर सुरक्षा चूक हो सकती है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान उन्होंने 10 खतरों के संकेत यहां पर जारी किए। इजरायली सेना 900 से ज्यादा दिनों से सैन्य अभियान में जुटी हुई है। पहले हमास और अब ईरान के साथ यहां पर ये लड़ाई और हिजबुल्लाह और हूती के साथ एक और चुनौती। इजराइल को अभी नहीं बल्कि शांति के समय भी सैनिक चाहिए होंगे, ये उनका कहना है। गाजा, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक की सीमा पर इसकी जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के रिजर्व सैनिकों में नाराजगी भी बढ़ रही है। सब लंबे वक्त से नौकरी और पारिवारिक समस्याओं से लगातार दबाव में हैं। कुछ सैनिकों ने तो ड्यूटी पर लौटने से इनकार तक कर दिया है। सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका की हालत भी बेहद खराब बताई जा रही है, क्योंकि जंग की शुरुआत से अमेरिका ने असीमित हथियार होने का जो दावा किया था, लेकिन विशेषज्ञों की अगर माने तो गोला बारूद की कमी सोच से ज्यादा गंभीर है अमेरिका के लिए। लगातार हमलों से अमेरिकी हथियारों के स्टॉक पर भारी दबाव पड़ रहा है और यही वजह है कि अब सप्लाई चेन, डिफेंस क्षमता पर भी सवाल उठने लगे। अब ये जो सेना के थकान वाली बात है, आप देखिए कि इजराइल के डिफेंस के नेता का इस पर यहाँ पर क्या कहना है, किस तरह की विपक्ष के जो नेता हैं वहां पर विपक्षी पार्टी के, वो इस पर क्या कह रहे हैं और इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पर क्या बोल रहे हैं। आईडीएफ अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुका है और कुछ मामलों में उससे भी आगे निकल गया है। सरकार सेना को युद्ध के मैदान में घायल अवस्था में छोड़ रही है। सरकार सेना को बिना किसी रणनीति, बिना जरूरी संसाधनों और बहुत कम सैनिकों के साथ लंबे मिशन और युद्ध में भेज रही है। रिजर्व सैनिक पूरी तरह थक चुके हैं और हमारी सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। लगातार 28 दिन से चले आ रहे ईरान, अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध में अब दोनों तरफ की सेनाओं में
सैनिकों की कमी और हथियारों की भी कमी महसूस की जा रही है। ईरान ने तो 12 से 13 साल तक के लड़कों को भी IRGC में भर्ती करना शुरू कर दिया है, यह कहकर कि ये लड़के खुद भर्ती होना चाहते हैं। और उधर अमेरिका ने भी उन चरस और गांजा खाने वाले रिक्रूट्स को जिन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको भी भर्ती करना शुरू कर दिया है और भर्ती की उम्र 35 साल से बढ़ाकर 42 साल तक कर दी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों तरफ की सेनाओं में कमी आ रही है। तो देखा आपने, सैनिक थकने लगे और शायद इस वजह से, क्योंकि जितनी लंबी लड़ाई चल गई है उतनी उम्मीद शायद ना अमेरिका ने की थी ना ही इजराइल ने की थी। उधर अमेरिका भी इस जंग से अब परेशान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका की ताकतवर मिसाइल अब कम पड़ने लगी है। टॉमहॉक मिसाइल अब तक 1/4 खत्म हो चुकी है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ऐसा मुल्क जो दुनिया भर में हथियारों की सप्लाई करता है, उसको हथियारों की कमी पड़ रही है इस लड़ाई के अंदर, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये जरा आप यहां पर समझिए। अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका ने अब तक 850 टॉमहॉक मिसाइलें ईरान की तरफ दागी हैं। अमेरिकी हथियारों के जखीरे का ये एक अहम हथियार है जिसका इस्तेमाल अमेरिका इस लड़ाई में कर रहा है। उधर अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4000 टॉमहॉक मिसाइलें थीं, मतलब करीब 1/4 मिसाइलें अब तक इस जंग में खत्म हो चुकी हैं। जंग अगर लंबी खिंचती है तो स्टॉक खत्म होने की भी आशंका है। रक्षा मंत्रालय के भीतर इसको लेकर अब चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कमी पूरी करने में कई साल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत मिसाइल आप बना लीजिए अगर जरूरत पड़ रही है। एक साल में 600 टॉमहॉक मिसाइलें अमेरिका बनाता है। अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों का उत्पादन सीमित मात्रा में ही किया जा सकता है। एक टॉमहॉक मिसाइल की कीमत 34 करोड़ रुपए है, बहुत महंगी मिसाइल है ये। जंग में इसके तेज इस्तेमाल से सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है और अभी ऑर्डर देने पर भी इसकी जो सप्लाई है वो तुरंत नहीं हो सकती है। जापान के साथ टॉमहॉक मिसाइल बनाने की उसकी जो बात चल रही है, लेकिन दोनों देशों में अभी ये डील अटकी हुई है, यानी फौरन बना पाना अमेरिका के लिए मुश्किल है इस मिसाइल को। इस वजह से टॉमहॉक मिसाइलों में लगातार कमी आ रही है और इसका जो मारक क्षमता है वो आप देखिए क्यों ये मिसाइल जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है अमेरिकी बेड़े में। 1600 से लेकर 2500 किलोमीटर तक इस मिसाइल की मारक क्षमता है और ये किसी भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। अत्याधुनिक मिसाइल है और इन पनडुब्बियों से ये जो मिसाइल है इसको दागा जा सकता है। 880 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1000 किलोमीटर विस्फोटक का 1000 किलोग्राम विस्फोटक जो है वो ये मिसाइल ले जा सकती है। साथ ही जो स्थित लक्ष्य हैं उनको ध्वस्त करने में ये बेहद कारगर भी है। ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है जिससे इसे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी पहचान नहीं पाते हैं। और आप सोचिए अगर इस मिसाइल की कमी यहां पर अमेरिका को पड़ जाएगी तो एक कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए हो जाएगी। लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो भी जरा आप यहां पर देख लीजिए, क्योंकि उनका जो बयान है, उनका जो मिजाज है वो पल पल बदलता रहता है। तो देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। We had an attack of 101 a few days. कुछ दिन पहले हम पर 101 मिसाइलों से हमला हुआ था। पानी में हमारे सबसे बड़े हथियार यानी दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत पर दागी गई 101 मिसाइलों में से 101 मिसाइलों को मार गिराया गया और वे समुद्र में गिर गई। अब हम सीधे लक्ष्यों पर निशाना साध रहे हैं। उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए हम उनके ऊपर मंडराते हुए अपनी मनचाही चीजों को तलाश रहे हैं। हमारे पास अभी भी 3554 लक्ष्य बचे हैं। ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, फिर हमें तय करना होगा कि आगे क्या करना है। Incredible technology, right, Steve? डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि आगे उन्हें क्या करना है, लेकिन ये जरा आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर देखिए व्हाइट हाउस की तरफ से पोस्ट किया गया है, सून लिखा गया है और यहाँ पर क्या है, समथिंग न्यू। ऐसे में सवाल यह है कि जंग में क्या कुछ नया होने वाला है। व्हाइट हाउस के इस पोस्ट से दुनिया भर में भटकलें तेज हो गई। लेकिन इस बीच इजराइल और अमेरिका में एक टेंशन की खबर भी सामने आ रही है। नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति फोन पर भिड़ गए हैं। इस बात की चर्चा अब यहां पर हो रही है, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इसको लेकर अब तमाम अटकलें यहां पर लगाई जाने लगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से टकरार की खबरें आ रही हैं नेतन्याहू की। लेकिन आखिर ईरान से जंग के बीच अमेरिका इजराइल में टकराव क्यों होने लग गया है,
इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी उपराष्ट्रपति में बहस की जो खबरें आ रही हैं, जरा इसको आप यहां पर समझिए। नेतन्याहू और जेडी वेंस पर फोन पर बातचीत के दौरान तकरार होने की जानकारी निकल कर आ रही है। रिपोर्ट कहती है कि नेतन्याहू के आकलन से जेडी वेंस नाराज हैं। ईरान युद्ध को लेकर नेतन्याहू का जो आकलन था वो सही साबित नहीं हुआ और इस बात से अब नाराजगी अमेरिका में देखने को मिल रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने ईरान में सत्ता परिवर्तन पर सवाल पूछा नेतन्याहू से पूछा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन को इतना आसान आप क्यों मान रहे हैं। नेतन्याहू ने इसे भी इस युद्ध को जल्दी नतीजे देने वाला जो है वो बताया था। मतलब नेतन्याहू का मानना था कि ईरान से जंग जल्द खत्म हो जाएगी। तब भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस इससे सहमत नहीं थे। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इजराइल वेंस की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता है। दरअसल ईरान ने बातचीत के लिए वेंस को सबसे सही शख्स बताया है और ईरान से बातचीत में जेडी वेंस की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। ईरान ने भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ बातचीत की इच्छा जाहिर की है और सूत्रों का दावा यह है कि अगर ईरान वेंस के साथ समझौता नहीं कर पाता है तो फिर ईरान किसी भी और के साथ समझौता नहीं कर सकता है। वेंस लंबे समय तक विदेशी युद्धों के विरोधी भी रहे हैं और ट्रंप ने भी माना था कि ईरान ऑपरेशन को लेकर दोनों की सोच में काफी अंतर है। हालांकि वेंस ने सार्वजनिक तौर पर ट्रंप का समर्थन किया है, लेकिन वो लंबे वक्त तक किसी भी युद्ध के विरोध में ही रहे हैं। लेकिन आप यहां पर देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का क्या कहना है। ईरान जो भी कहे मुझे परवाह नहीं है। इस अभियान के समाप्त होने के बाद जो पहले कुछ टैंकर हॉर्मुज से गुजरेंगे उन्हें किसी न किसी से सुरक्षा की जरूरत होगी, नहीं तो उन्हें गुजरने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए दुनिया को आगे आना होगा, खासकर उन देशों को जो इस रूट पर ज्यादा निर्भर हैं, और हम उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। अब इस नाराजगी का क्या मतलब है, ये लड़ाई कहां पर जाकर रुकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस लड़ाई के बीच में इजराइल में कितना नुकसान हो रहा है, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। खड़ा हुआ हूँ, ये गांव है, करीब 45 मिनट दूर है तेल अवीव से और जेरूसलम के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दोपहर में एक प्रोजेक्टाइल ईरान का जो है वो यहाँ पर आके गिरा। इम्पैक्ट उसका ज़बरदस्त था। आप ये मेरे पीछे देखेंगे, ये जो यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स हैं, रेस्क्यू जो वर्कर्स की टीम है वो घरों में जा रही है और साथ ही साथ जो ये नज़ारा है ये पूरा बताता है कि किस तरीके का यहाँ पर नुकसान हुआ है। ये रेस्क्यू वर्कर्स एक एक घर के अंदर जाकर, करीब 7 से 8 घर ऐसे हैं यहाँ पर जिनमें ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। 7 लोगों की यहाँ पर बताया जा रहा है उन्हें इंजरीज हुई हैं, चोटें लगी हैं जब वो कोशिश कर रहे थे बचने की। यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ये पूरी तरीके से उनके शीशे टूट गए हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे किचन का जो सामान है पूरे तरीके से बिखरा पड़ा है। सब कुछ ये बिल्कुल जो है कबाड़ में तब्दील हो गया है। यहाँ पर खिड़कियाँ टूटी हुई आपको दिखाई पड़ रही हैं, दरवाजे टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ कांच ही कांच फैला पड़ा है। ये शायद एक बच्चे के खिलौने हैं जो यहाँ पर कुछ देर पहले तक खुशी से खेल रहे होंगे और अब ये पूरा आप देखिए कि किस तरीके से पूरे कबाड़ में तब्दील हो गए हैं, किस तरीके से कांच के साथ यहाँ पड़े हुए हैं। तो देखा आपने किस तरह से इजराइल और ईरान के बीच ये मिसाइलों का आदान प्रदान हो रहा था। लेकिन इस बीच अमेरिका क्या कर रहा है वो भी आप देखिए। अमेरिकी सेना ने ईरान की नेवी पर हमले का ये वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में दिखाया गया किस तरह से नेवी को टारगेट किया गया, नेवी की शिप पर किस तरह से निशाना जो है वो साधा है अमेरिका ने। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो युद्ध विराम की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन एक और खबर निकल कर आई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट की तैनाती की है। अब इस एयरक्राफ्ट की तैनाती से ट्रंप के प्लान पर सस्पेंस बन गया है। उधर अमेरिका को जंग में तगड़ा झटका भी लगा है। आप देखिए, अमेरिकी क्रूज मिसाइल के टुकड़े ईरान ने यहां पर जारी किए हैं कि कैसे जो उसका क्रूज मिसाइल था उसको वहां पर गिराया गया है। इसे ईरान ने मार गिराने का दावा किया है।
ये जो लड़ाई है आप देखिए इस कदर यहां पर खिंच गई है कि इसको लेकर अब लोग भी सड़कों पर उतरने लगे हैं और 3000 जगह पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। कहां पर कैसे प्रदर्शन हुए हैं जरा ये भी आप जान लीजिए। ईरान से जंग को लेकर ट्रंप अपने ही देश में अब घिरते हुए नजर आ रहा है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बड़ा विरोध प्रदर्शन अब होने लग गया है, लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका में 3000 जगहों पर ट्रंप विरोधी लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए, सड़कों पर उतरे हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, इन तमाम जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। लोग सड़क पर उतरकर ट्रंप और उनकी नीतियों का विरोध यहां पर कर रहे हैं। लोगों का यहां पर यह क्या कहना है आप देखिए। आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप ने देश को बेवजह की जंग में यहां पर झोंक दिया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। महंगाई और देश से जुड़े हुए मुद्दों की बजाय वो ईरान से जंग में व्यस्त हैं, ये बात की नाराजगी इन लोगों को यहां पर है। महंगाई पर असर पड़ रहा है, चीजें तमाम महंगी हो रही हैं अमेरिका में और ये बात लोगों को रास नहीं आ रही है। अमेरिका ट्रंप के खिलाफ नो किंग आंदोलन फिर से शुरू हो गया है, यानी ट्रंप के विरोध में अब आवाज बुलंद हो रही है। पिछले साल आप देखिए इमिग्रेशन पर ट्रंप की नीति को तानाशाही यहां पर बताया गया था और उसी तरह का अब ये विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। लाखों लोगों ने सड़क पर उतरकर राष्ट्रपति का विरोध यहां पर किया है। इसके अलावा अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर कई जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन तक यहां पर हुआ था और एक बार फिर से अब ये लोग नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप से और प्रदर्शन को दबाने के लिए ट्रंप ने यहां पर सेना तक उतारने की धमकी दी थी और उसके बाद इस बार ईरान जंग के मुद्दे पर वो ट्रंप का विरोध लोग कर रहे हैं जो इससे पहले भी नाराजगी एक और मुद्दे पर ट्रंप के खिलाफ दिखा चुके थे। एक महीने में भी आप देखिए ईरान से जंग न खत्म हो रही है और न ही कोई हल इसका निकल रहा है और इसी बात से लोग नाराज हैं। जंग और महंगाई के बीच कई सर्वे भी हैं जिसमें ट्रंप की लोकप्रियता भी घट रही है। तो किस तरह से ट्रंप के खिलाफ तमाम माहौल वहां पर पैदा हो रहा है वो भी आप देखिए। 60% से ज्यादा अमेरिकियों ने ईरान पर हमले और जंग को गलत यहां पर बता दिया है, यानी ज्यादातर जो अमेरिकी हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की राय से और ये असर है जो सड़कों पर यहां पर देखने को मिल रहा है। उधर आपको हम दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कह रहे हैं, क्या कोई नाराजगी का लोगों की कोई फर्क उन पर पड़ रहा है, आप खुद देख लीजिए। when I didn't get मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। नॉर्वे की विश्वसनीयता भी इसी के चलते कम हो गई है। मैंने अभी तक 8 युद्ध रुकवाए हैं और मैं इस सब में बेहतर हूँ। पुतिन ने भी कहा है, आपने ये कैसे करके दिखाया। and they were going at it for a week. They had 9 planes already shot down. जो एक तरफ अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने हिसाब से बयान देते हैं, अपने हिसाब से राय रखते हैं। तो ये उनकी प्रतिक्रिया थी जो आपने देखी। अब कुछ और जरा तस्वीरें आप देखिए दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच फ्रांस में G7 की बैठक की हो रही है और इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि इस बैठक में G7 देशों के विदेश मंत्री मौजूद हैं और हालात पर चर्चा वो कर रहे हैं। उधर फ्रांस में इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से जब उनकी मुलाकात यहां पर हुई तो तेल के साथ वहां के हालात और भारतीयों की स्थिति पर भी चर्चा यहां पर की जाएगी। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूएई के दौरे पर हैं और यूएई के दौरे पर वहां पर मुलाकातों का सिलसिला उनका जारी है। ये आप देखिए कैसे यूएई में जो ज़ेलेंस्की है वो पहुंचे और यहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच जो हालात बने हुए हैं उस पर उन्होंने चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने यहां पर यूएई में यूक्रेन के सैनिकों से मुलाकात की जो वहां पर पहले से ही तैनात हैं। उस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए। यूएई के बाद ज़ेलेंस्की यहां से कतर पहुंचे और मिडिल ईस्ट के देशों के दौरे पर वो यहां पर मौजूद हैं और ईरान के मिसाइल हमले से बचने की तरकीब भी वो यहां पर बता रहे हैं।
देखिए, इस जंग के बीच पेट्रोल को लेकर दुनिया भर में चिंता है और ट्रंप के बाद अब पुतिन ने पेट्रोल को लेकर बड़ा फैसला यहां पर ले लिया है, जिससे कई देशों में हालात खराब हो सकते हैं और साथ ही तेल के दाम पर भी एक बड़ा असर पड़ सकता है। क्या फैसला यहां पर लिया है वो जरा आप यहां पर जान लीजिए। पुतिन ने अगले 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचने का फैसला किया है, तो दुनिया के साथ भारत पर इसका किस तरह का असर पड़ेगा ये जान लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब आपको विस्तार से हम बताते हैं इस फैसले के बारे में और इसके असर के बारे में। देखिए, जंग के बीच पेट्रोल को लेकर रूस का यह बड़ा फैसला है कि 4 महीने तक रूस पेट्रोल के निर्यात पर रोक लगाएगा। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला रूस की तरफ से लिया गया है। रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए कहा है। रूस ने इस फैसले को घरेलू सप्लाई बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है रूस की तरफ से। साथ ही कीमतें नियंत्रित रखने के लिए इसे जरूरी बताया है। कल मॉस्को में पेट्रोल एक्सपोर्ट बैन को लेकर बैठक हुई। रूस के मुताबिक कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है और पुतिन ईंधन कीमतों को नियंत्रित करना चाहते हैं, नियंत्रण में उसको रखना चाहते हैं और इसलिए बताया जा रहा है कि रूस इस तरह के फैसले यहां पर ले रहा है। रूस जो है वो रोजाना 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है और इस फैसले से आप देखिए चीन, तुर्की, ब्राजील को एक बड़ा असर यहां पर पड़ सकता है। अफ्रीका और सिंगापुर सहित कई ऐसे देश हैं जो रूस के इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। ये देश रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीदार हैं, लेकिन भारत पर इसका कैसा असर पड़ेगा? भारत पर रूस के फैसले का कुछ खास असर नहीं पड़ेगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि भारत सीधे तौर पर पेट्रोल जैसे तैयार पेट्रोल जो है उसको इंपोर्ट नहीं करता है, उस पर निर्भर नहीं है। भारत अपनी जरूरत का 80% तक कच्चा तेल आयात करता है। इसमें 20% तेल रूस से आता है और जंग के बीच रूस से 40% तक तेल खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। भारत बहुत कम मात्रा में पेट्रोल या फिर तैयार ईंधन को आयात करता है। रिफाइनरी नेटवर्क के जरिए कच्चे तेल को खुद प्रोसेस करता है भारत और इसके बाद कुछ देशों को पेट्रोल निर्यात भी करते हैं हम। इसी वजह से रूस के पेट्रोल निर्यात पर रोक का असर जो है वो भारत पर नहीं होगा, ऐसा यहां पर माना जा रहा है। लेकिन पुतिन इस पर क्या कह रहे हैं वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो आपको दिखाता है। ये साफ है कि रूस के यूरोपीय देशों के साथ संबंध संकट में है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यूक्रेन का जिक्र करना काफी हद तक अप्रासंगिक है, क्योंकि ये संकट पिछले अमेरिकी सरकार और कुछ यूरोपीय देशों की वजह से पैदा हुआ है। मैं हमेशा की तरह इस बात पर जोर देना चाहूंगा, हमने इन संबंधों को विकसित करने या फिर से नए रिश्ते बनाने से कभी इनकार नहीं किया। देखिए, तेल की कीमतें और इसकी जरूरत लोगों के लिए चिंता बनी हुई है। अब हिंदुस्तान की हम बात करते हैं और ये जरा आप देखिए तस्वीरें जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर। देश में 2 महीने तक स्टॉक होने के सरकार के बयान के बावजूद कई जगहों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। मुंबई में सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लगाते हुए लोग नजर आए। अब जरा ये आप देखिए, राजधानी दिल्ली का यह हाल है। राजधानी दिल्ली में गैस बुकिंग के लिए भारी संख्या में लोग जमा हो गए। और भारी मात्रा में खड़ी। हालांकि सरकार ये बात साफ कर रही है कि किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है, तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब ये जो तस्वीर है ये यूपी के देवरिया की है, जहां पर पेट्रोल पंप पर जनरेटर सेट से तेल जो है वो उसमें भरवाया गया। जनरेटर सेट लेकर पहुंच गए लोग। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जनरेटर सेट लेकर वहां पर पहुंचे लोग। अब जरा ये आप देखिए, देवरिया में ही पेट्रोल पंप पर टेंट के बर्तनों में यहां पर पेट्रोल और डीजल भरवाया जा रहा है। आप सोचिए कि लोगों में किस तरह की यहां पर फिक्र है इस बात को लेकर कि कहीं पेट्रोल डीजल खत्म ना हो जाए। बार बार अफवाह से बचने की सलाह दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं कि एक्स्ट्रा तेल खरीदने से बाज ही नहीं आ रहे। तो फिक्र है तो उसके लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं उसको भी आपको जरा यहां पर देख लीजिए। बदलापुर में सिलेंडर के लिए पूजा यहां पर की गई। ये पूजा करते हुए लोग इस बात के लिए नजर आ रहे हैं आपको कि सिलेंडर की कोई किल्लत ना हो। महाराष्ट्र के बदलापुर की तस्वीरें हैं जहां पर सिलेंडर को देखकर एक शख्स पूजा करने लगा। उधर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और पालघर में छापेमारी में इस तरह से रखे गए 91 सिलेंडर को जब्त किया गया है।
इस सब के बीच आप देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां पर सप्लाई जो आवाजाही प्रभावित होने की वजह से तमाम आशंकाएं पैदा हुई, वहां से भारत एक और जहाज पहुंचा है और एलपीजी की जरूरत है उसको ये जहाज यहां पर पूरा करेगा। एलपीजी की बड़ी खेप लेकर ये जहाज जगवसंत गुजरात पहुंच गया है। तो देखिए भारतीय जहाज जो है वो लगातार हॉर्मुज से भारत पहुंच रहे हैं। इससे एलपीजी से लेकर तेल की जो टेंशन है वो लगातार कम हो रही है। ईरान जंग की वजह से दुनिया में तेल गैस का संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन मोदी की कूटनीति से भारतीय जहाज हॉर्मुज से लगातार आ रहे हैं और देश में तेल गैस की जो जरूरत है उसको पूरा करने में वो लगे हुए हैं। जगवसंत और पाइप गैस जैसे दो बड़े जहाज यहां पर आ गए हैं और ये जहाज करीब 92,000 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचे हैं। इस तरह हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के 5 से ज्यादा जहाज अब तक आ चुके हैं। ईरान ने दुश्मनों और कई देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है, लेकिन भारत के 2 और जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने को हरी झंडी दी गई है। मतलब पेट्रोलियम उत्पाद से लदे 2 और जहाज जल्द भारत आने वाले हैं। खबर यह है कि इसके बाद 5 और जहाज तेल गैस लेकर भारत आएंगे, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 5 और भारतीय जहाज हैं जो लंगर डालकर खड़े हुए हैं। इन जहाजों में करीब 1.25 लाख मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। भारतीय झंडे वाले ये एलपीजी टैंकर दुबई और रास अल खैमा के पास हैं। ये जहाज एक साथ जमा हो रहे हैं और हरी झंडी मिलते ही हॉर्मुज से ये निकलेंगे। हॉर्मुज के रास्ते भारत को जहाजों से तेल और गैस की बड़ी खेप तो मिल ही रही है। भारत ने खुद भी एलपीजी का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया है और दूसरे देशों से उसकी खरीद को भी बढ़ाया। यानी जंग के बीच तेल गैस संकट का मोदी सरकार ने बड़ा उपाय यहां पर निकाला है ताकि इस तरह की कोई दिक्कत ना पैदा हो सके। देश में आप देखिए देश में तेल गैस को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैली हैं, लेकिन मोदी और योगी ने साफ कह दिया है कि ना तो तेल का संकट है और ना ही हम होने देंगे। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। पूरी दुनिया में वर्तमान में अव्यवस्था है, अराजकता का सा माहौल है, संशय की सी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात नेपाल की करते हैं, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर देखने को मिला है। यहां पर नए पीएम बने हैं बालेन शाह। कल बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ यहां पर ली और जब प्रधानमंत्री वो बने उसके बाद तुरंत वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहला ऑर्डर पूर्व पीएम की गिरफ्तारी संबंधित यहां पर जारी कर दिया है और इसके बाद जो हालात हैं वो चिंताजनक दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर ओली के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं।
तो ये तस्वीरें आपने देखी, गिरफ्तारी जब की गई वहां पर ओली साहब की, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद नेपाल पुलिस पूर्व पीएम को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। तो आपने देखा बालेन शाह नए पीएम बने तो पूर्व पीएम की गिरफ्तारी उन्होंने करवा दी, लेकिन इसके बाद किस तरह का मंजर था नेपाल की सड़कों पर वो आप जरा देख लीजिए। नेपाल में ओली की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया। ओली समर्थक सड़कों पर उतर आए और पूर्व पीएम की गिरफ्तारी का विरोध जता रहे हैं ये लोग। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे नेपाल के पूर्व पीएम की आज गिरफ्तारी हुई। नेपाल गृह मंत्रालय के आदेश पर सुबह 5 बजे पूर्व पीएम को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया। सुबह 5 बजे जब नेपाल पुलिस केपी शर्मा ओली के आवास पर पहुंची तो केपी शर्मा ओली के समर्थकों ने सुरक्षा बलों को रोकने की कोशिश यहां पर की। हालांकि सुरक्षा बलों ने ताकत का इस्तेमाल करके आवास में प्रवेश किया और फिर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी नेपाल गृह मंत्रालय के एक आदेश पर की गई है। दरअसल बालेन शाह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली कैबिनेट बैठक की तो इसमें हिंसा पर गठित जांच आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया गया। पूर्व जज गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में आयोग ने एक जांच रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान हालात संभालने में गंभीर लापरवाही हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को पहले से ही इनपुट मिल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह का सख्त कदम नहीं उठाया गया, जिससे स्थिति बिगड़ गई और कई लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट में तत्कालीन पीएम ओली और तब के गृह मंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अब नई सरकार की ताजपोशी के बाद नेपाल में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है और इस कार्रवाई की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से ही की गई है और उनकी गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद, इस घटनाक्रम के बाद वहां के सियासतदान क्या कह रहे हैं वो भी जरा आप देख लीजिए और भारत की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया इस पर आई है वो आपको दिखाता हूं। तो संभवतः 24-48 घंटे हुए हैं नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण किए हुए। जाहिर है कि अगर मैं रूल ऑफ लॉ के नजरिए से देखूं तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में वक्त लगता है, ये मेरी समझ से परे। नेपाल का कानून है, नेपाल में अब एक लोकतांत्रिक सरकार बनी है और उस कानून के अंतर्गत यदि उन्हें लगा है तो बड़ा डेवलपमेंट है जो नेपाल से सामने आया। अब एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। आज देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण के शुरुआत के बाद इस एयरपोर्ट की शुरुआत यहां पर हो गई है। आप देखिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन यहां पर हुआ और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। जरा आप देखिए कितना भव्य इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और पीएम मोदी ने आज यूपी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी वहां पर मौजूद थे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। तो इस एयरपोर्ट के बारे में भी आपको यहां पर बता देते हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तमाम तरह की सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अत्याधुनिक एयरपोर्ट की सौगात आज यहां पर दे दी है। उन्होंने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन आज किया। ये एयरपोर्ट अभी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जबकि सभी 4 फेज पूरे होने पर यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन जाएगा। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुल 52 स्क्वायर किलोमीटर में
बनना प्रस्तावित है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है चीन के बीजिंग में स्थित है, जो 47 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है। इसके अलावा समय सीमा के मुताबिक नोएडा एयरपोर्ट 2040 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट को बनाने की अनुमानित लागत करीब 29,000 करोड़ रुपए आएगी और जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के निर्माण पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसके बाद यह सौगात जो है वो देश को यहां पर दी गई है। इस एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आप देख लीजिए। विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। तो इसी के साथ आज के भारत की बात बताता हूं मैं, मेरे साथ ताबिश हुसैन के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। यहां पर आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।